आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा ज्योतिष आचार्य। आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ग्रहों की श्रृंखला शुरू कर रहा हूं जिसमें आज राहु को मैं डिस्कस करूंगा। उसका एक कारण भी है। पहले जो व्यूअर्स मेरे चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल से आज जुड़ रहे हैं, अगर वो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं मेरे साथ मिलके, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। अगर उनको ज्योतिष में बेसिक्स का ज्ञान नहीं है तो मेरे बेसिक्स के ऊपर वीडियो है, वहां जाके उनको देखेंगे तो बेसिक्स उनके क्लियर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज जैसे मैं बता चुका हूं, मैं राहु को के साथ साथ बाकी जो 9 ग्रह हैं उनको डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत भाव तो हमने डिस्कस किए, 1 से लेकर 12 तक समझे। अब ग्रहों को समझना बहुत आवश्यक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल प्लैनेट्स। ठीक है, आज मैं पहला राहु इसलिए ले रहा हूं, एक व्यूअर्स ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि उनके बेटे के 11th हाउस में राहु बैठा हुआ है। तो मैंने कहा चलो आज राहु के ऊपर ही पहला जो प्लैनेट है वो हम राहु ले लेते हैं। और राहु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो राहु से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले राहु को समझेंगे। देखिए, राहु और वीडियो के अंत में मैं एक इससे पहले कि शुरू करूं वीडियो, राहु के बारे में बताऊं। आज से एक मैं क्वेश्चन आंसर जो है वीडियो के लास्ट में शुरू कर रहा हूं। अगर कोई भी क्वेश्चन आप पुटअप करेंगे मुझसे कमेंट्स के माध्यम से, तो अगर होंगे तो मैं एंड ऑफ द वीडियो में उसको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ जुड़िए और सरलतम भाषा से हम लोग शब्दों में हम इसको सीखेंगे, सरल प्रकार से बिल्कुल ज्योतिष को। और उम्मीद करता हूं अगर आप मेरे साथ रेगुलर जुड़ेंगे तो बहुत जल्दी अपना चार्ट जो है रीडिंग करना आपको आ जाएगा। देखिए, आज जो मैं वैसे 9 ग्रह होते हैं, आज मैं राहु की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसी व्यूअर्स ने राहु के बारे में पूछा, तो राहु से ही स्टार्ट करता हूं। नहीं तो मैं पहले सूर्य के ऊपर वीडियो बनाता। तो आज राहु के ऊपर मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। तो राहु को समझना बहुत जरूरी है। पहले राहु क्या है, ठीक है। इंटायर चार्ट इज वर्थलेस अनलेस यू अंडरस्टैंड वेल राहु। ठीक है, जब तक आप नहीं समझेंगे राहु को अच्छी तरीके से, पूरे चार्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। जबकि इनको बहुत सारी जगह पे टेक्स्ट बुक में इमेजनरी बिंदु कहा गया है, पॉइंट्स कहा गया है। ये कटान बिंदु हैं सूर्य और चंद्रमा के जो पथ होता है, उनका जो रास्ता होता है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होते हैं। तो नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ वाला ऊपर वाला जो पार्ट है वो राहु कहलाता है, और जहां नीचे टच करता है वो केतु कहलाता है। हमेशा राहु केतु एक दूसरे से 180 डिग्री रहते हैं। ठीक है, तो आज मैं राहु के ऊपर आपको बताने जा रहा हूं राहु कुंडली में क्या है और क्या काम करता है राहु का। तो पहले राहु को समझेंगे। देखिए, राहु को छाया ग्रह कहते हैं। इनकी कोई बॉडी नहीं है। जो अदर 7 प्लैनेट हैं वो बॉडीली प्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है, उनकी अपना एग्जिस्टेंस है, जबकि राहु का कोई ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है। ये केवल इमेजिनरी पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो भी महर्षि पराशर ने इनको 9 ग्रहों के अंदर शामिल किया है, इनको 9 ग्रहों के अंदर माना है, मान दिया है। ठीक है, तो क्या करता है राहु। देखिए, राहु का काम क्या है। राहु की अपनी कोई राशि तो नहीं है ना। बहुत सी जगह पर बहुत अमुक अमुक जो राशियां होती है उसमें राहु को का स्वामी माना है, बट चूंकि इनका अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनको 9 ग्रहों के अंदर शामिल किया है महर्षि पराशर ने, जो है ज्योतिष के जनक है। ठीक है, उन्होंने इसको 9 ग्रहों के अंदर सम्मान दिया राहु केतु को। राहु हेड पोर्शन कहलाता है, उसका नीचे का पार्ट नहीं है। केतु नीचे का पार्ट है, उसका हेड नहीं है, हेडलेस। केतु हेडलेस है, और जो राहु है वो बॉडीलेस है, वो नीचे का पार्ट नहीं है, उसका ऊपर गर्दन से ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, आज राहु को समझ लेते हैं। पहले राहु क्या है। देखिए, मैं राहु को बहुत सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, राहु क्या है, एक ऑब्सेशन है। ठीक है, राहु को एक नेगेटिव प्लैनेट की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, ये बेहद ही खराब ग्रह कहलाता है। राहु छाया ग्रह की श्रेणी में आता है। तो छाया से हम कई बार डर जाते हैं। जब अपनी काली छाया को हम देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा रात्रि में जब आप अकेले किसी सुनसान सड़क पे चल रहे होते हैं, तो कई बार अपनी शैडो को देख के भी डर जाते हैं। ऐसा लगता है कोई फॉलो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उस काली छाया का प्रभाव तो पड़ता है हमारे मनस्थिति पे, हमारी शरीर के ऊपर। तो राहु वही है। राहु क्या है, काले रंग की छाया है। राहु क्या है, राहु विष है। जिस जगह बैठ जाते हैं वहां कुछ ना कुछ अपना विष छोड़ते हैं। ठीक है, वहां पर कुछ ना कुछ अपना विष छोड़ते हैं, और जहां बैठ जाते हैं
उस राशि को में अपने आप को ढाल लेते हैं और उस राशि के गुण दोषों को अपने तरीके से देने का प्रयास करते हैं। ये राहु है। तो राहु के बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, राहु क्या है? छाया ग्रह है, पाप ग्रह है। राहु क्या है? धोखा है, छलावा है। कई बार आपने देखा होगा बहुत छलावे दिखाई देते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो राहु वही है मृग महर्षि का, जिसे कहते हैं कि आप जब रेगिस्तान में जा रहे होते हैं और पानी की तलाश करें तो रेत के ऊपर ऐसा लगता है कहीं पर पानी है, बट वो पानी नहीं होता, वो सूर्य की किरणें होती हैं, ऐसा लगता है कि वहां पर कोई तालाब है। तो राहु धोखा है, हमेशा धोखेबाज है ये राहु। राहु रूप बदलने में माहिर है, तरह तरह के रूप बदलने में इसको महारत हासिल है, इसलिए इससे सबसे बच के रहने की आवश्यकता होती है। और क्या है राहु? राहु धुआं है, काले रंग का, ठीक है, राहु को काले रंग का धुआं कहा गया है। राहु विष है, मैंने आपको बता चुका, राहु विष है। तो राहु क्या करता है कि बहुत ही जो है चालाक है, बहुत चतुर भी है। देखिए, कुछ पॉजिटिव होते हैं तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव मैंने आपको बताया ना, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी होते हैं। वो पॉजिटिव क्या है? और हाँ, राहु झूठा है जो है। राहु से जो प्रभावित व्यक्ति होगा उसकी बात पे आप कभी विश्वास मत कीजिएगा। अगर वो ये कहता है कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो समझिएगा वो नॉर्थ को छोड़ के बाकी जो 3 डायरेक्शन है उसमें से किसी में गया होगा। ही इज अ लायर, वो कभी सच नहीं बोलेगा आपको। और बड़ा ही, और उसके अंदर स्मार्टनेस भी होती है। देखिए पॉजिटिव्स क्या क्या है, वो बहुत ही चतुर है, बहुत स्मार्ट है और वेरी क्लेवर, और अपना काम निकालने में माहिर है। अगर राहु शुभ होकर बैठा हुआ है ना, बलवान होकर बैठा हुआ है और शुभ ग्रहों से आशीर्वाद लेके बैठा हुआ है, तो पर्सन जो है, जो व्यक्ति इसके ऊपर, जिसके कुंडली में ऐसा राहु बैठा हुआ है, वो बहुत ही स्मार्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों से अपना काम निकाल लेता है जो व्यक्ति किसी का भी काम नहीं करते हैं। ये स्मार्टनेस राहु देता है। उसकी वाणी में बहुत स्मार्टनेस होगी, उसकी वाणी में इतना प्रभाव होगा कि वो अपनी वाणी से फंसा लेगा उसको, इतनी चतुराई होगी। और राहु जो है अनेक भाषाओं का ज्ञाता भी है। देखिए, राहु और बुध को समझ लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। मैं अभी आगे बताऊंगा कि राहु अनेक भाषाओं का ज्ञाता भी है, आपको फॉरेन लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनाता है राहु जो है, ठीक है। तो मौका देखकर हमला करता है, बिल्कुल डॉर्मेंट रहेगा आपके सामने। कई बार ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत ऐसा लगेंगे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो बिल्कुल जो है स्मार्ट ही नहीं है और ये कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में, बिल्कुल। लेकिन जब मौका आता है तब उनका आप रूप देखते हैं तो आप चौंक जाते हैं। वो राहु है, ठीक है। साथ ही साथ और क्या है राहु? राहु बहुत ज्यादा मेहनत करने की आपको क्षमता प्रदान करता है। राहु से प्रभावित व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला होता है, क्योंकि राहु ऑब्सेशन देता है। चीजों को पाने की जो लालसा होती है, इच्छाएं होती है, इच्छाएं बहुत जो है मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज अवेलेबल है उसको पाने के लिए आप पागल हो जाते हैं। अब कई बार आदमी जो है महत्वाकांक्षी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राहु भटकाता भी है। अगर अच्छा नहीं होगा तो आप जो है बहुत क्विक जो है अपने डिसीजन को चेंज करते रहेंगे, यहां से वहां से यहां, कभी यहां पर होंगे, एक जगह पर आप टिकेंगे नहीं। ये राहु जो है, क्योंकि राक्षस है, राहु चंडाल है, इसको राक्षस कहते हैं। तो राक्षस प्रवृत्ति तो आती है, आदमी की प्रवृत्ति कभी चेंज नहीं होती। जीवन में जो प्रवृत्ति आपको मिली है, जो 6 प्रकार के शत्रु मैंने बताए थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। इनकी मात्रा हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, लेकिन ये 6 के 6 पाए जाते हैं, बताया था मैंने आपको। तो राहु इन चीजों में उलझा के रखता है, मेटेरियल वर्ल्ड को में आपको उलझा के रखेगा। तो अब हम समझेंगे, देखिए राहु कोई टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है कि राहु बहुत सारे जो है राजयोग बनाता है। केंद्र में या केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ अगर राहु का मेल हो जाए तो बहुत सारे राजयोग बनते हैं। पर राहु तो विष है ना, तो वो कैसे जो है राजयोग फॉर्म करेगा? राहु तो अच्छा नहीं है। लेकिन इसमें 2 बातें हैं। देखिए, कोई भी खराब प्लैनेट होता है ना, ये मैलेफिक प्लैनेट है, नेचुरल मैलेफिक, ठीक है। तो जब भी कोई नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट किसी भी शुभ ग्रह के साथ मिलेगा ना, तो अगर उस मैलेफिक प्लैनेट का उस अशुभ ग्रह का प्रभाव कम होगा और उस दूसरे वाले का प्रभाव अच्छा होगा, तो क्या होगा? तब वो अच्छा काम करेगा। यानी अशुभता जो है कम होनी चाहिए और शुभता अधिक होगी, तो फिर उसके बुरे प्रभाव भी कम होंगे। तो राहु जिसके साथ भी जो है कंबाइन होता है, बहुत अच्छी जो है किसी से भी योग नहीं बनाता, ठीक है। जैसे आप राहु जो है सूर्य और चंद्रमा के साथ जब बैठ जाते हैं तो इसको ग्रहण योग कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो है ग्रहण लगाने का काम राहु करता है सूर्य को, ठीक है, और चंद्रमा को। तो राहु केतु इनको ग्रहण लगाने का कार्य करते हैं। तो
राहु सूर्य के साथ बैठ जाए या चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो ग्रहण बनाते हैं, ग्रहण योग बनाते हैं। तो ग्रहण योग के अंदर क्या होता है, जीवन के अंदर असफलताएं हो जाती हैं, मानसिक उद्वेग बहुत ज्यादा होता है, डिप्रेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति जो है किसी एक बात पर टिक नहीं पाता, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम हो जाती है, व्यक्ति के अंदर रोग जो है पनप जाते हैं, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है ना, और जीवन में असफलताएं बहुत देखने को मिलती है अगर राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा खराब हो, यानी राहु जो है बलवान होकर बैठा हो, तब तो ये सारी बातें बहुत अधिक दे देगा। ठीक है, तो दोनों के साथ ग्रहण योग बनाता है तो कोई शुभ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं राहु का मंगल के साथ जब योग बनेगा तो ये अंगारक योग बनाएगा, व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सैल होगा, फायरी होगा। अगर मंगल वीक हो गया तो बहुत ज्यादा अपराधी तत्व उसके अंदर, गुंडागर्दी, मार काट, तोड़ फोड़, इस तरीके के जो है आचरण उस व्यक्ति के होंगे। ठीक है, सो दैट इज वाई मैंने जो बोला है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड राहु वेल। ठीक है, तो राहु को समझना बहुत जरूरी है। सो मंगल के साथ अंगारक योग दे देगा। अगर मंगल अच्छा हो गया और राहु वीक हो गया तब ये आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन देता है, किसी भी आप बहुत अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, या किसी पुलिस या आर्मी या डिफेंस सर्विसेज में बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हैं। राइट, ठीक है। अब बात करते हैं राहु जब बुध के साथ बैठा होता है ना, तो यहां भी एक खराब योग बनाता है जिसको कहते हैं जड़त्व योग। ठीक है, राहु और बुध कंबाइन होते हैं तो जड़त्व योग बनता है, तब बनता है जब बुध वीक होता है। तो फिर जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा मेंटली वीक हो जाता है, मंद बुद्धि होता है, बहुत स्लो स्टार्टर होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं जड़त्व योग। उसकी बुद्धि जो है कुंद पड़ जाती है, पढ़ाई समझ में नहीं आती, मैथमेटिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वाणी में प्रॉब्लम होगी, हकलाना तुतलाना इस तरीके की वाणी होगी। ठीक है, तो अनेक प्रकार के जो है समस्याएं राहु बुध के साथ मिलकर देता है जब बुध वीक होते हैं। ठीक है, और अगर बुध अच्छे हैं तो ये जो है शुभ राशियों में बैठे हुए हैं, अपना उच्च के होकर बैठे हुए हैं, 6 राशि में बैठे हुए हैं, 3 में बैठा हुआ है और वहां राहु बैठ जाता है साथ में, तब जो है व्यक्ति जो है बहुत स्मार्ट हो जाता है, बहुत चतुर, बहुत ही जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे होता है, एकेडमिक जो है उसके बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छे स्किल हो जाती है, एक जरा सी देर में जो है बात को समझ जाता है, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तब होता है जब बुध प्रबल हो जाता है, बुध स्ट्रांग हो गया, राहु जो है बहुत अच्छा आपको एक बहुत तेज दिमाग देगा। अच्छा, राहु और बुध के बारे में मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि क्या डिफरेंस होता है। देखिए, बुध हमारी बुद्धि है, समझने की जो प्रक्रिया है वो बुध से आती है, बट उससे भी अधिक एक स्टेप आगे वो राहु है, यानी इमेजिनरी जो थॉट्स आते हैं उनको एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म करने का काम राहु करता है। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, रिसर्चर्स होते हैं, उनका राहु बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो नई चीज को खोज के लाने का काम करता है। तो बुद्धि एक खराब प्लेनेट होने के बाद भी वो बहुत आगे तक ले जाता है, ये राहु है, क्योंकि राहु राक्षस है, उसको रात्रि में भी जो है उसको निशाचर कहते हैं, दिन और रात दोनों में बराबर रूप बदलने में माहिर, इसलिए उसके पास एबिलिटी बहुत ज्यादा है, बुध से ज्यादा एबिलिटी उसके पास है, इसलिए चीजों को जो छुपी हुई चीजें उसको निकालने का काम राहु करता है। ऐसी बुद्धि जहां पर सामान्य बुद्धि फेल हो जाती है, और राहु अगर शुभ प्रभाव में होता है तो व्यक्ति बहुत स्मार्ट हो जाता है, बहुत क्लेवर हो जाता है, और एकदम से चुटकियों में उसको जो है किसी को याद करना नहीं पड़ता, एक बार पढ़ा उसको याद हो जाता है। तो ये एबिलिटी देता है राहु। अगर बुध अच्छा होकर बैठा हुआ है तो ये समझिए आप जो है आपका एकेडमिक्स जो है बहुत अच्छा रहने वाला, बहुत स्ट्रांग रहने वाला, बहुत जीवन में जो है कामयाब होंगे, बहुत अच्छे ऑथर हो सकते हैं, पोइट हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, एक हायर पोजीशन पे पहुंचने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, ऑडिटर हो सकते हैं। ठीक है, ऑडिटर की जो भी जॉब होती है, आप बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, है ना, स्पीकर हो सकते हैं। तो ये सारी एबिलिटी राहु के जब प्रभाव कम होता है और बुध का प्रभाव अच्छा होता है तब ये बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जब राहु गुरु के साथ मिलते हैं तो गुरु चांडाल योग बनाते हैं, बेहद ही खराब योग कहलाता है ये, क्योंकि गुरु क्या है, अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, नैतिकता है, सदाचार है, तो ये सारे गुण जो है अगर राहु मजबूत होगा तो गुरु के सारे गुण खत्म कर देगा। ठीक है, तो ऐसे गुरु जो है वो फिर गुरु घंटाल कहलाते हैं। आपने देखा होगा पास्ट में बहुत सारे ऐसे बाबा हुए हैं जिनके ऊपर जो है जो इस तरीके के कृत्य किए हैं और जिनकी बहुत बदनामी हुई है। तो इस तरीके के जो है ये गुरु चांडाल योग के कारण बनता है, क्योंकि राहु को चंडाल कहते हैं और गुरु के साथ मिल जाता है तो गुरु चंडाल, मतलब एक बहुत अशुभ योग। अब अगर यहाँ पे गुरु बलवान हो जाए, राहु का अशुभता यानी विष जो है कम हो जाए,
तो व्यक्ति जो है उसकी वाणी में बहुत ज्यादा प्रभाव होगी, उसकी वाणी के अंदर एक ऑरा होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अशुभ जो है, क्योंकि बेहद ही शुभ और अध्यात्म का ग्रह है गुरु बृहस्पति, कुछ ना कुछ खराबी तो देगा, लेकिन उतनी नहीं देगा अगर जहां पर राहु ज्यादा बलवान हो और गुरु कम हो। ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ दे देगा, उसके आचार, उसके विचार, उसके जो सोचने समझने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विष वो जरूर डालेगा। लेकिन अगर गुरु थोड़ा बलवान होगा तो अशुभता राहु की घट जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबके साथ ही जो है जब राहु कंबाइन होते हैं तो अशुभ योग का निर्माण होता है। ठीक है, राहु और शनि एक साथ बैठ जाते हैं तो नंदी योग बनाते हैं। नंदी को उस तरीके से, वैसे तो नंदी बहुत अच्छे हैं, भगवान शिव के गण है, लेकिन नंदी से मतलब क्या होता है कि व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। ऐसा योग होता है जहां पर अगर राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा हो, और शनि तो अपने आप में एक अशुभ प्लैनेट है ही, अगर राहु का प्रभाव बढ़ गया और शनि बहुत ज्यादा अशुभ राशि में चले गए और राहु वहां बैठा होगा तो व्यक्ति का काम आज सोचेगा लेकिन वो 20 साल के बाद होगा, यानी कोई मतलब नहीं है, महत्वहीन हो गया वो। जरूरत मुझे आज थी और आज मेरा काम बना नहीं, अब वो 20 साल के बाद अगर वो चीज मेरे को मिलती है तो उसका कोई महत्व नहीं है। एक कहावत है कि जब दांत थे तो चने नहीं थे, जब चने हुए तो दांत चले गए मेरे। तो वही है, कोई महत्वहीन हो जाता है काम, जो है व्यक्ति का काम खत्म हो जाता है, उसका कोई आनंद नहीं, उसका कोई रस नहीं, क्योंकि समय से अगर काम ना हो तो वो व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, अब राहु और शुक्र मिलके ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। राहु और शुक्र मिल जाए, राहु खराब हो, शुक्र भी कमजोर होकर बैठा हो, वीक राशि में जाके बैठा हो, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा विषयी हो जाता है। व्यक्ति की जो है काम वासना बहुत प्रबल हो जाती है, उसके थॉट्स में लगातार जो है विषय वासनाएं चलती रहती हैं। उसका उद्देश्य यही रहता है कि बस इसी को जो है वो ध्याता रहता है पूरे दिन। जैसे लोग भगवान का भजन करते हैं, वो व्यक्ति जो है विशेष कामी हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो है राहु जो है शुक्र के साथ जब कंबाइन होता है तो इस प्रकार का जो है आचरण दे देते हैं उस व्यक्ति के अंदर। व्यक्ति जो है अपनी नैतिकता से गिर जाता है। और अगर राहु जो है ये तब होगा जब राहु बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और वीनस जो है कमजोर हो जाएगा, तो व्यक्ति के अंदर विषय वासनाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी, हर वक्त वो इन्हीं विचारों से घिरा रहेगा। तो देखा, ये सभी ग्रहों के साथ जब राहु बैठ जाते हैं तो कोई बहुत अच्छे योग तो बनाते नहीं है, खराब योग बनाते हैं, क्योंकि राहु को विष कहा गया है। तो आपने जाना राहु के बारे में, ये मैंने आपको सरलता से बताने का प्रयास किया है। और राहु के बारे में इतना सब कुछ है कि एक वीडियो में बताया नहीं जा सकता। आप खुद पढ़ने की कोशिश करें, आपके पास कोई बुक्स है तो आप बुक्स पढ़ें। ज्योतिष को समझने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिष में एक टेक्स्ट में एक सूत्र है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। कोई भी अशुभ प्लैनेट है, वो जो नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, वो जब बहुत वीक हो जाते हैं तो अपनी अशुभता और ज्यादा देते हैं। उनका स्ट्रांग होना ही अच्छा है। अगर वो स्ट्रांग पोजीशन पे बैठे तो उनकी अशुभता में कमी आती है। ठीक है, समझिए ना, कोई भी कोई भी अशुभ प्लैनेट है, नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट, राहु, केतु, शनि, मार्स, अगर ये वीक होके बैठे हैं तो इनकी अशुभता, क्योंकि ये नेचुरल मैलेफिक्स है, तो और ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो समझिए आप इसको। तो ये इस सूत्र को आप समझ के रखिएगा। ज्योतिष में अनगिनत सूत्र हैं, अलग अलग टेक्स्ट बुक के अंदर अलग अलग प्रकार की बातें बताई गई हैं। ये केवल आप जब पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, अप्लाई करेंगे, तभी आपकी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन भी है। ठीक है, तो आज हमने राहु को जाना। राहु क्या है? राहु पैशन है, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, और जो है राहु अगर खराब होते हैं तो बहुत ज्यादा भटकाने का भी काम करते हैं। जीवन जो है बस व्यक्ति जो है यहाँ से वहां भटकता रहता है, बिना किसी जो है उसके जीवन का कोई ध्येय नहीं होता जो है। तो ये है राहु। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अब मैं वो सेशन लेता हूँ जिसके लिए व्यूअर्स ने पूछा था कि उनके बेटे के 11th हाउस में राहु है। देखिए, 11th हाउस में राहु है, वो किस राशि, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, किस ग्रह से जो है एस्पेक्ट है, उसकी दृष्टि है ना, किस ग्रह के प्रभाव लेके बैठा हुआ है। तो इतनी सारी बातें, 11th हाउस और किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, और उसके जो इंडिकेटर है उससे किस पोजीशन पर बैठा हुआ है, इन सारी बातों को पहले जब तक हम नहीं समझेंगे उसका रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। फिर भी इन जनरल राहु 11th हाउस में, एक सूत्र और है, 11th हाउस में सभी प्लैनेट जो है बहुत प्रभावी हो जाते हैं और अपना पूरा प्रभाव देते हैं। तो राहु अगर यहाँ शुभ होकर बैठ जाए, मैं दोनों कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, अगर शुभ होकर बैठ जाए तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा उसके जीवन में सडन गेन्स होंगे। जीवन जो है उसके जो है हर प्रकार के सुख उसको जन्म से ही अवेलेबल होते हैं। अगर यहाँ पर राहु शुभ होकर बैठा हुआ है, उसको कोई चीज मांगने की आवश्यकता नहीं होती। अगर ठीक है, उसको आगे से आगे उसके लिए चीजें तैयार मिलती हैं, हर प्रकार का सुख अवेलेबल होता है, तो जीवन में वो बहुत आगे ले जाता है अगर शुभ होकर बैठा होता है। और अगर अशुभ होकर बैठा हुआ है तो वहीं अपने जो है फादर से कहीं ना कहीं उसका समस्या रहेगी,
उनके विचारों में तालमेल नहीं रहेगा, किस प्रकार का अलगाव जो है पिता पुत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। और व्यक्ति जो है एक जो है अपने जो है उसका जो ध्येय है उससे वो भटक जाएगा। तो इस प्रकार, दूसरा आपको कहीं ना कहीं जो है अनेक प्रकार के जो है रोग दे देगा अगर उस कंडीशन में बैठा हुआ है तो, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है राहु देने का प्रयास करते हैं 11th हाउस में जब भी राहु आता है। तो 11th हाउस का राहु शुभ होकर बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा, आपको जीवन में अनेक प्रकार के सुख, उसके जो है वाहन, अनेक प्रकार की लग्जरी, सडन गेन्स आपके जीवन में दे देगा। अशुभ होकर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको किसी वेपन से आपको जो है जो है आपको इंजरी हो सकती है। आपके फादर के साथ आपका कभी जो है तालमेल ढंग से बैठेगा नहीं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई जो है आपकी जो है डिले हो जाएगी अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं, और आप उसी समय अगर जो है राहु की महादशा लगी तो आपका जो है पढ़ाई का जो विद्यार्थी जीवन है वो खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑपोजिट जो है 5th हाउस में केतु बैठे हुए हैं जो है विद्या को प्रभावित करने वाले हैं, दोनों के दोनों। तो ये होता है नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो किस कंडीशन में होकर बैठा हुआ है उस बात को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, बहुत सडन गेन्स होंगे, आप जो है बहुत अच्छी दिशा में जाएंगे, लेकिन फिर भी विद्या में कहीं ना कहीं बाधा जरूर देता है अगर पॉजिटिव होकर बैठा हुआ है तो भी। और अगर नेगेटिव है तो फिर विद्या भी जो है, अगर विद्यार्थी जीवन है तो विद्या भी आपकी खत्म हो जाती है ना। तो नेगेटिव में ध्यान रखना है कि फादर से रिलेशन आपके अच्छे नहीं होंगे, आपको किसी न किसी जो है वेपन से इंजरी होने की संभावना है, इसलिए घर पे कोई ऐसा वेपन ना रखें जिससे बच्चा जो है उसका मिसयूज कर ले, क्योंकि एक तो एमलेस हो जाता है बच्चा, विद्यार्थी जीवन है तो जो है गुंडागर्दी टाइप का बच्चा, जो सबसे लड़ाई लड़ने वाला, इस तरीके से झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो इस तरीके का नेचर देता है जब राहु 11th हाउस में बैठा होता है, ठीक है। अब एक और व्यूअर्स ने पूछा था विपरीत राजयोग क्या होते हैं, ठीक है। तो विपरीत राजयोग होते हैं 3 जो हाउस होते हैं 6, 8 और 12, ये सबसे खराब घर गए गए हैं। हालांकि कुछ भी देखिए इन जनरल कुछ भी खराब नहीं होता, सभी जो है एक समय होता है कि जहां पर हम उनको खराब कहते हैं, लेकिन एक और स्थिति होती है जहां पर वो शुभ हो जाते हैं, लेकिन इन जनरल ये खराब ग्रह कहलाते हैं, जिसमें भी वर्स्ट हाउस 8 नंबर हाउस कहलाता है, 8वां घर सबसे अशुभ घर कहलाता है, क्योंकि ये तीनों घर जो है हमारे, छठा घर हमारे रोग से जुड़ा हुआ है, हमारे शत्रु से जुड़ा हुआ है, 8वां घर हमारे जो है जीवन से जुड़ा हुआ है, मृत्यु का घर है, और 12वां हमारे व्यय का स्थान होता है, इसलिए 3 सबसे अशुभ स्थान है। इनके जो लॉर्ड्स हैं अगर ये आपस में एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं तो 6 का जो लॉर्ड है वो 8 में चला जाएगा तो हर्ष योग बन जाएगा, या 12 में चला जाएगा तो हर्ष योग बन जाएगा, और 8 का लॉर्ड 6 में या 12 में चला जाएगा तो सरल योग बनेगा, ठीक है। 8 का लॉर्ड अगर 6 में जाए या 12 में जाए तो सरल योग बनता है। 12th का जो लॉर्ड है वो 6 में जाए या 8 में जाए तो विमल योग बनता है। तो हर्ष, सरल और विमल योग बन जाते हैं, यानी जो हमको नुकसान पहुंचाने वाले हमारे शत्रु हैं वो ही गड्ढे में चले गए, इसका ऐसे समझिए आप, वो ही अशुभ स्थान में चले गए, यानी अशुभता करने वाला जो व्यक्ति है वो खुद गड्ढे में चला गया, तो वो हमको जो है किसी प्रकार की हानि नहीं करेगा, तो इसलिए इनको विपरीत राजयोग कहते हैं। तो आज मैंने राहु के बारे में आपको बताया, और साथ साथ व्यूअर्स की ये 2 मैंने जो कमेंट्स में मेरे पास आया था वो मैंने क्वेश्चंस को अपनी तरफ से बताने का प्रयास किया। राहु के बारे में एक बात और बता दूं, राहु मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन में, कन्या में और सिंह राशि में जो है सामान्यतः शुभ होते हैं। उसके अलावा बृहस्पति की राशि में जो है ये शुभ कहलाते हैं, ठीक है। कर्क राशि में जो है अगर चंद्रमा बहुत वीक हो जाता है तो कर्क राशि में होने के बाद जो है बहुत अशुभता प्रदान करते हैं, व्यक्ति जो है जन्म से ही बीमार हो जाता है। अगर वो 8th हाउस से संबंध बना रहा हो, शनि के साथ चंद्रमा का संबंध बन रहा हो, राहु के साथ संबंध बन रहा हो, तो ऐसे रिलेशन में व्यक्ति जो है जन्म से ही बीमार होता है, अनेक प्रकार के रोग घेर लेते हैं उसको, असाध्य रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये राहु जो है, राहु को जो कंट्रोल करता है वो करता है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी अगर आपका स्ट्रांग है तो राहु के रिजल्ट अधिकतर आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट राहु के लिए कौन से हो गए? 2 प्लैनेट हो गए, एक तो बृहस्पति, गुरु राहु को जो है रेगुलेट करते हैं, और साथ ही साथ मर्क्यूरी इसे कंट्रोल करते हैं। तो दोनों प्लैनेट अगर आपके अच्छे हैं तो राहु के रिजल्ट जो है मोर और लेस जो है आपको बेहतरी देखने को मिलेंगे, ठीक है। राहु के नेगेटिव्स भी हैं तो पॉजिटिव भी मैंने आपको बताया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी मैंने आपको बताया। बट राहु क्या करता है, हमको जीवन में जो है इच्छाएं बहुत हमारी प्रबल करता है। तो ये तो था राहु के बारे में, और मैंने क्वेश्चंस के जवाब आपको दिए हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट्स करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे व्यक्ति भी जुड़ें, और मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अगले ग्रह के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।